हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ही हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का कंटिन्यूएशन टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इवोल्यूशन कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे पता लगा कि कौन कौन से तरह के ऑर्गन्स अवेलेबल हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा ना, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारा तरह की स्टडीज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉसिल्स। तो ये जो फॉसिल्स है यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो फॉसिल्स दे कैन बी डिफाइंड एज द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ रिमेन्स किसके? ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल जो टर्म है ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग बीन डग अप, ओके। यानी कि अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ और ट्रेसेस ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। यानी जो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो उनका कुछ ट्रेस या उनका कुछ भी छोटा अमाउंट जो कहीं दब जाता है मिट्टी में, तो उस सब्सटेंस को हम फॉसिल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसकी डेथ के बाद, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आफ्टर डेथ दो चीजें होंगी, या तो ये पूरी तरीके से डीकंपोज हो जाए, ठीक है। डीकंपोज क्यों हो सकता है? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए डीकंपोज हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ये जो है ये दब जाए मिट्टी के अंदर, ठीक है, या फिर सेडिमेंट्स के नीचे दब जाए। तो ये कैसे हो सकता है? कैसे ये बड़ी हो जाएगा? कैसे हम इसको बोल सकते हैं? मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ होती है, एकदम से हॉट मड में जाता है, तो एकदम से वो डिकम्पोज नहीं करेगा, वो वहां पे इंप्रेशंस बना देगा, और उसकी वजह से क्या होगा? वो धीरे धीरे वहीं पे एक अपना मार्क छोड़ देगा और वो पूरा पेट्रीफाइड हो जाएगा। जो भी रॉक होगा वो पेट्रीफाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे जमीन में दबता चला जाएगा। जैसे हम अगर बात करते हैं इसके बनने की, तो सिंपल है कि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉइल सरफेस, ठीक है। यहां पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है, इसकी डेथ हुई, तो क्या हो सकता है कि धीरे धीरे इसके ऊपर नई लेयर आ जाएगी सॉइल की, है ना। फिर मान लीजिए फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, फिर वो यहां आ गया, इसके ऊपर और ज्यादा लेयरिंग होती चली गई, यहां पे फिर से लेयर्स बन गए। तो क्या होगा? विद टाइम धीरे धीरे इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी भी डेथ हो रही है, वो अगर डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, इन दैट सिनेरियो, अगर ये सेडिमेंटेशन के थ्रू उसके अंदर नीचे नीचे दबते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद जब हम डग करेंगे, यानी जब इसको हम खाली करेंगे, मिट्टी को हटाएंगे यहां से, जब डिगिंग होगी इस सॉइल की, तो क्या होगा? यहां पे वी कैन सी ओके, ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो दैट सजेस्ट कि फॉसिल्स जो होते हैं उनको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। वो हम जैसे जैसे जितना ऊपर की तरफ जो फॉसिल होगा, यानी वो उतना नया डेथ है। यानी अगर हमें फॉसिल की एज निकालनी है, मान लीजिए कोई भी फॉसिल है, इसकी अब हमें पता करनी है कि उसकी एज कितनी है, कितनी पुरानी वो फॉसिल है। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू इज कि जब हम इसको डिग करेंगे, तो डिग करने के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर में आएगी, यानी कि पहला तो यही हो गया कि हम इसको डिग कर दें, तो डिगिंग ऑफ सॉइल जो होता है वो हम बोल सकते हैं। तो हम उसको जब डिग करेंगे तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर में होगा वो सबसे रिसेंट होगा, फिर उसके नीचे जो होगा उससे पुराना, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका हम बोलते हैं उसको रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। रेडियो एक्टिव
डेटिंग, जैसे आपने कार्बन डेटिंग सुना होगा कभी ना कभी। कार्बन डेटिंग जो होता है ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन का C14 आइसोटोप यूज करके और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। तो किसी भी पुराने ऑर्गेनिज्म की, पुराने लिविंग मटेरियल की हम वहां से डेटिंग कर सकते हैं और उसको फिर हम उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी भी बोलते हैं हम इसको। बेसिकली मॉलिक्यूलर डीएनए जो होता है उसके थ्रू, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी प्रोसेस के थ्रू भी हम इनको क्या करते हैं, इनकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो इनका डीएनए है ये कितना, क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है, जैसे डीएनए में जब चेंज आएगा तो वो एकदम से नहीं आता है, वो इवोल्यूशनरी होता है, विद टाइम आता है। तो वो जो विद टाइम वाला डीएनए में चेंज आता है ना, वो हम इजिली डीएनए को पहले मैच करके देख सकते हैं। जो नया हमने, जो भी मटेरियल हम डिग करके निकालते हैं, जैसे हमने इंसेक्ट निकाला है कोई, जो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल था उससे अगर हमने डेट करके देखा, और उसके अलावा हम अगर जानना चाहते हैं कि वो जो इंसेक्ट है वो कितना डिफरेंट है अभी वाले इंसेक्ट से, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डीएनए सीक्वेंस करके उन दोनों को मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अभी आपको ये इतने अच्छे से समझ नहीं आने वाला कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है। मान लीजिए इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा था, वो फर्स्ट वाले इंसेक्ट का, और सेकंड वाले इंसेक्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे एक ये वाला सीक्वेंस जो है वो मिसिंग है। तो इट मींस कि एक भी सीक्वेंस अगर मिसिंग है, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस भी अगर मिसिंग है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन बनेगा सेकंड वाले इंसेक्ट में वो फर्स्ट वाले से डिफरेंट बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़नी है या पढ़ भी ली है कि डीएनए जो होता है, डीएनए से ही हमारे पास क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए जो होता है वो ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी कि डीएनए के स्ट्रेच में अगर कुछ भी छोटा भी चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, एट द एंड प्रोटीन को हैम्पर करेगा। और हमारी आई का कलर से लेकर, हमारी स्किन के कलर से लेकर, हमारे हेयर के कलर से लेकर, एवरीथिंग इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द प्रोटीन सिंथेसिस। हर चीज प्रोटीन पे ही डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए का मैसेज पहुंचाता है और ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूं कि आपको ये समझ में आए कि कैसे डीएनए को हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द एज एंड फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द पास्ट वाला स्पीशीज एंड द न्यू वाला स्पीशीज। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं हम ये फॉसिल के बारे में कह रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फॉसिलाइज हो सकते हैं या जिनका फॉसिल जो है वो बन सकता है। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं, ये फॉसिल्स भी जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं माइक्रोफॉसिल्स और दूसरे को हम बोलते हैं मैक्रोफॉसिल्स। ऑलराइट, तो माइक्रोफॉसिल्स का क्या मतलब हो गया, माइक्रो का क्या मतलब होता है, दिस माइक्रो टर्म मीन्स क्या होता है, स्मॉल। तो यानी ऐसे फॉसिल्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आई। ठीक है, और ये जो होते हैं दे कैन बी विजुअलाइज्ड। ठीक है, इनको हम देख सकते हैं। तो यानी इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोपिक हो गए, यानी ये इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बैक्टीरिया। ठीक है, इनको देखने के लिए विदाउट माइक्रोस्कोप, हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के भी इसको देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही फॉसिलाइज हो जाए। इट्स नेवर एवर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ पार्ट हो सकता है कि उसका डिकम्पोज हो जाए, कुछ पार्ट जो होता है हो सकता है वो पार्ट ही सिर्फ फॉसिलाइज हो। तो जैसे हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का स्कल हो जाए फॉसिलाइज, या बोन हो जाए। तो ये जो है फॉसिल जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस केस में ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो बड़े एनिमल्स हैं उनके केस में जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा एनिमल ही फॉसिलाइज हो जाए। फॉसिलाइजेशन एक कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि 1 साल 2 साल में हो जाएगा। इट विल टेक बहुत लंबा टाइम। जितना लंबा टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे वी विल गेट टू नो कि कौन सा फॉसिल नया है, कौन सा फॉसिल पुराना है। ऑलराइट, हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो अब हम बात तो
कर रहे थे फॉसिल की, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस की, कि कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इवोल्यूशन होता है। जैसे हम सिंपल आई का एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई के केस में क्या होता है, एक ऑक्टोपस के पास भी आई है, एक इंसेक्ट के पास भी आई है, फिश के पास भी आई है, ह्यूमन के पास भी आई है। सबकी आईज डिफरेंट है, क्योंकि फिश जो है उनकी आई पे आईलिड नहीं है। तो प्लस कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास भी आई है, उनकी आई जो है वो रुडिमेंट्री है, उनको जरूरत ही नहीं है उस आई की। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा समंदर के अंदर रह रहे हैं कि दे हैव सेंसर्स जो सेंस कर सकते हैं, ओके दे हैव टू गो देयर एंड दे आर नॉट सपोज टू गो देयर, क्योंकि वहां पे प्रेडेटर्स हो सकते हैं। क्योंकि वो इतने ज्यादा समंदर के नीचे हैं, वहां पे सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा, तो उनकी आईज जो है वो रुडिमेंट्री हो गई, उनको उस आई की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल दे हैव दैट। तो ये जो आई है, आई का जो इवोल्यूशन है वो विद टाइम हुआ, ऑक्टोपस से फिर बर्ड्स में भी इवॉल्व हुआ, बर्ड से फिर ह्यूमंस में भी इवॉल्व हुआ। तो ये आई का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस था वो इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये आंख यहाँ पे ऐसी है तो बाद में भी फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे, स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ रहे हैं, आईलिड्स आ रही हैं, बाकी सारी चीजें आ रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो एक दिन दो दिन में नहीं हुआ है, इट हैज टेकन अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे टाइम में इवॉल्व हुई हैं आईज। तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि पहले जो है जो एनिमल्स थे उनके ऊपर फेदर्स होते थे, तो वो जो फेदर्स हैं पहले उनकी बॉडी को वार्म करने के लिए काम में आते थे, है ना, बॉडी को स्ट्रेंथ देते थे ताकि वो वार्म रहे। बट बाद में वो फेदर्स क्या हुए, वो उड़ने के काम आने लगे, जैसे बर्ड्स में होने लगा। बर्ड्स में अब जैसे डायनासोर्स जो थे उनके पास भी फेदर्स थे, तो डज दैट मीन कि डायनासोर्स भी उड़ते थे? नहीं उड़ते थे, उनके पास जो फेदर्स थे वो अलग पर्पस के लिए थे, बर्ड्स के पास अलग पर्पस के लिए थे। तो ये जो बर्ड्स और डायनासोर का जो फेदर है या जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो जो है वो एक दूसरे से उनको क्लोज रिलेशनशिप बता रहा है, वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, डायनासोर एंड बर्ड्स। कैसे क्लोज रिलेटेड है? क्योंकि डायनासोर्स कम्स इन रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में आते हैं ना कि क्लास रेप्टिलिया होता है, और बर्ड्स जो होता है वो एव्स होते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये एक दूसरे के क्लोजर हैं। जब हम किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर ये पढ़ते हैं, तो हम जब क्लास की बात करते हैं तो क्लास में हमने पढ़ा है ना कि रेप्टाइल के बाद बर्ड्स यानी एव्स आते हैं, उसके बाद मैमल्स आते हैं। तो ये दोनों जो है क्लोजली रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से ज्यादा पास है। तो हम क्यों पढ़ रहे थे फॉसिल्स के बारे में? बेसिकली यही चीज समझाने के लिए कि कैसे इवोल्यूशन जो होता है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। फॉसिल्स हमें क्यों जानना है कि कौन सा एनिमल कैसा दिखता है, हमें क्यों जानना है कि सबके एक जैसे लिम्स हैं, हमें क्यों जानना है कि बर्ड और जो बैट है उसका विंग जो है सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए ना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। तो वो जानने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चरल जो इनका सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे उसी का एक बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं वाइल्ड कैबेज का, ठीक है। अब जो वाइल्ड कैबेज था उसको क्या किया गया, उसको डिफरेंट तरीके से ग्रो करके हम लोगों ने क्या बनाया, कॉलीफ्लावर बना लिया। कॉलीफ्लावर बनाने के बाद हमें चलो अच्छा लगा तो हमने ब्रोकली बना ली, ठीक है। हमने ब्रोकली बनाई, हमने रेड कैबेज बना लिया, हमने केल बना लिया। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये बेसिकली ये मॉडिफिकेशंस ही तो है ना, वाइल्ड कैबेज से आए हैं ना ये सारे। तो ये जो मॉडिफिकेशंस है, हमें रूट लंबे चाहिए, रूट छोटे चाहिए, हमें उसमें फ्लावर नहीं चाहिए तो हमने उसको ब्रोकली कर दिया। तो ये जो सारी चीजें, हमें बहुत ज्यादा लीफी चाहिए तो हमने उसको रेड कैबेज, हमने उसका कलर बदल दिया। तो ये सारी जो मॉडिफिकेशंस हुई है विद टाइम, ये ह्यूमन ने जो भी अडेप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली या जिस भी मैनर से, तो ये सारी जो इवोल्यूशनरी चीजें हैं ये हमारा पढ़ना जानना बहुत जरूरी है टू गेट टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो क्योंकि ये आपकी बहुत ही बेसिक क्लास है, क्लास 10th की बायोलॉजी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, बट यस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हुई हैं मैं उनको स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड आपको समझा सकूं। बिकॉज 10th में मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड अबाउट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी हैं, एक लाइन में कह दी गई हैं, बट वो समझना और उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, please drop them in the comment box. Till then, all the best. Bye bye.